गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज आपकी क्लास 23 है। ठीक है, हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय विचारक एवं उनका शिक्षा दर्शन। ये पार्ट 2 है आपका, जिसमें हमारे विचारक हैं जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे वो है मारिया मॉन्टेसरी और फ्रॉबेल। ठीक है, इस तरीके के नोट्स हैं ये जो एक एक पॉइंट आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। ओके, और ये फ्री नोट्स हैं आपके लिए बिल्कुल, जो आपके सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट 2024 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनसे रिलेटेड इन जो ये विचारक हैं इनके अंदर कुछ ऐसी खास बातें हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर 101% आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब। सबसे पहले हमारी हेडिंग रहेगी मारिया मॉन्टेसरी। ओके, और जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। चलो तो हम पढ़ते हैं। आज हम मौर्य मॉन्टेसरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी हेडिंग क्या है? मौर्य मॉन्टेसरी। तो इसमें इनका सबसे पहले हेडिंग में आता है कि इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में है इनका जन्म। तो इनका जन्म हुआ था इटली में। कौन से सन में हुआ था? 1870 ईस्वी में। और कौन सी डेट को हुआ था? 31 अगस्त को। जो आपकी मौर्य मॉन्टेसरी है उनका जन्म 31 अगस्त 1870 ईस्वी में सन में कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। ठीक है, सेकंड हेडिंग है आपके इसमें इनकी मृत्यु। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी? नीदरलैंड में इनकी मृत्यु हुई थी और 6 मई 1952 में इनकी मृत्यु हुई थी। ओके, आगे इसमें आपका आता है, हेडिंग आती है इसमें आपकी कि इन्होंने अपनी शिक्षण प्रणाली का नाम मॉन्टेसरी पद्धति रखा, जिसके अनुसार बच्चे को स्वतंत्रता दी जाती है। तो मौर्य मॉन्टेसरी जो हैं तो इनकी एक शिक्षण पद्धति थी जिसका नाम इन्होंने क्या रखा? मॉन्टेसरी पद्धति। ओके, जिसके अनुसार क्या था कि बच्चे को स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है, और आगे इसी में आता है कि और उन्हें खुद से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मौर्य मॉन्टेसरी का कहना भी यही था कि बच्चे को स्वतंत्र रूप से छोड़ दो और उन्हें खुद सीखने के लिए प्रोत्साहित करो। ठीक है, कि वो सेल्फ स्टडी करें, मतलब खुद सीखें। ओके, अब इसमें आपका आगे आता है कि इसके सिद्धांत। ओके, प्रणाली के आधार पर जो मौर्य मॉन्टेसरी है उसके सिद्धांत आपके कौन कौन से हैं? ठीक, तो आपके कौन कौन से सिद्धांत हैं इसमें? तो इसमें हमारा फर्स्ट है आत्मकथा का सिद्धांत, सेकंड है स्वतंत्रता का सिद्धांत, थर्ड है स्व शिक्षा का सिद्धांत, फोर्थ है आपका ज्ञानेंद्रीय प्रशिक्षण सिद्धांत, एंड आपका इसमें 5 है व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत, 6 है मांसपेशियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। तो ये इसके प्रणाली के आधार पर कितने सिद्धांत हैं मौर्य मॉन्टेसरी के? 6। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले फर्स्ट को डिस्कस करेंगे कि आत्मकथा का सिद्धांत क्या है। ओके, तो ये जो आपके मौर्य मॉन्टेसरी हैं ये भी आपके रूसो, पेस्टालॉजी और जो फ्रॉबेल हैं उनकी तरह ही ये मॉन्टेसरी जो हैं ये भी आत्मकथा या आत्म विकास के सिद्धांत को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इनके अनुसार क्या है कि छात्रों का विकास उनकी आंतरिक शक्ति द्वारा होता है। आत्मकथा के सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि उनका जो आत्मा का विकास का जो सिद्धांत है, ये आपका आत्मकथा का सिद्धांत लिख दो या आत्म विकास का लिख दो। तो ये सिद्धांत में क्या होता है आपका कि छात्रों का जो विकास है वो उनकी आंतरिक शक्ति द्वारा होता है। ठीक है, इस प्रकार जो शिक्षक का कर्तव्य होता है वो होता है छात्रों की सहज शक्तियों का विकास करना या फिर बढ़ावा देना। ओके, तो ये आता है आपका आत्मकथा का सिद्धांत या आत्म विकास के सिद्धांत के अंतर्गत। ओके, अब आपका इसमें सेकंड है, आपका सेकंड के बारे में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का विकास से क्या तात्पर्य है।
तो ये जो मौर्य मॉन्टेसरी हैं, ये स्वतंत्रता के विकास में या स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है, इसके लिए कहते हैं वो, इनका ये कथन है कि छात्रों को स्वाभाविक विकास, जो छात्रों का जो स्वाभाविक विकास है वो उसी स्थिति में हो सकता है जब उनकी अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता हो। मतलब कि उनका जो स्वाभाविक विकास है वो तभी होगा छात्रों में जब वो अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार कोई भी कार्य करें स्वतंत्र रूप से। इसलिए इसके अंतर्गत यही आता है कि बच्चों को उनकी मूल प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करने देना चाहिए, स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना चाहिए, जिससे स्वतंत्रता का विकास होता है। ओके, थर्ड पॉइंट आता है इसमें आपका स्वय शिक्षा सिद्धांत। आपका स्वय शिक्षा सिद्धांत से तात्पर्य भी यही है मॉन्टेसरी का कि बच्चे को स्वयं सीखने के लिए क्या करें, प्रोत्साहित करें, बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दें। तो स्वय शिक्षा के सिद्धांत से तात्पर्य यही है कि बच्चे को खुद सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, जितना वो स्वयं सीखेगा उतना वो उस चीज़ को जल्दी ग्रहण कर पाएगा, कोई भी चीज़ उसको जल्दी से ग्रहण कर लेगा। ओके, 4 पॉइंट है आपका ज्ञानेंद्रीय प्रशिक्षण सिद्धांत। इसमें मॉन्टेसरी बोलते हैं ज्ञानेंद्रीय प्रशिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत कि छात्रों का अगर हमें बौद्धिक विकास करना है या फिर बौद्धिक विकास के लिए ये आवश्यक होता है कि बच्चे को, छात्र को ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण किया जाए। ठीक है, और ये अपने प्रशिक्षण में ज्ञानेंद्रियों को विशेष बल देते हैं। कौन? मौर्य मॉन्टेसरी। उन्होंने कहा है कि मॉन्टेसरी के अनुसार यह है कि शिक्षा के लिए ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होना बहुत आवश्यक है या होना चाहिए। ठीक है, ये आपका आता है ज्ञानेंद्रीय प्रशिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका है इसमें आपका 5th पॉइंट, ये है आपका व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है, मॉन्टेसरी के अनुसार मॉन्टेसरी ने इसमें क्या कहा है कि शिक्षा का कार्य छात्रों के व्यक्तित्व का अधिगम विकास करना है। यदि छात्र को यह अवसर मिलता है कि वे शिक्षक के निर्देशन में कार्य करने में समर्थ हैं और छात्रों का अपने व्यक्तित्व का विकास करने में समर्थता मिलती है, मतलब मॉन्टेसरी ये बोलते हैं उनके अंतर्गत व्यक्ति के विकास का सिद्धांत ये है कि अगर कोई छात्र है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है, अगर उसको कोई शिक्षक है उसके निर्देश के अंदर कार्य करने में वो अगर सक्षम हो रहा है तो छात्रों का अपने व्यक्तित्व का विकास करने में समर्थता मिलती है। ठीक है, तो ये आपका किसके अंतर्गत आता है, व्यक्ति के विकास का सिद्धांत के अंतर्गत। ओके, तो शिक्षा का कार्य छात्रों के व्यक्तित्व का अधिगम विकास करना होता है। ओके, अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मांसपेशियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो जो आपके ये मौर्य मॉन्टेसरी हैं, इनका कहना है कि शिक्षा का एक जो उद्देश्य है वो छात्रों को क्रियाशील बनाना भी माना जाता है। मॉन्टेसरी बोलते हैं कि शिक्षा का एम ऐसा भी होना चाहिए जिसमें छात्रों को क्या करना चाहिए, क्रियाशील बनाना। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, मांसपेशियों के प्रशिक्षण से, जो मांसपेशियों का जो प्रशिक्षण होता है, इससे क्या होता है कि छात्र लिखना पढ़ना सीखता है। ठीक है, तो ये हमारा मांसपेशियों के प्रशिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ओके, तो ये सभी आपके क्या थे, ये सभी थे आपके मॉन्टेसरी के प्रणाली के आधार पर सिद्धांत। ठीक है, कितने थे ये, 6 थे जो हमने डिस्कस करे आज। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मॉन्टेसरी में। मॉन्टेसरी में हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी खेल विधि द्वारा सिद्धांत। मतलब मॉन्टेसरी ने क्या किया, अपने शिक्षण पद्धति को 3 भागों में बांटा। ठीक है, खेल विधि द्वारा शिक्षा का जो सिद्धांत है, इसके अंतर्गत क्या करा, मॉन्टेसरी ने अपनी शिक्षण पद्धति को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। ठीक है, कितने भागों में बांटा,
3 भागों में बांटा। ओके, अभी 3 भाग कौन कौन से हैं हमारे? नंबर 1 है हमारा कर्मेंद्रियों की शिक्षा, नंबर 2 है हमारा ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, नंबर 3 है हमारा पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। ठीक है, तो ये किसने किया था? मॉन्टेसरी ने अपनी शिक्षण पद्धति को बांटा था 3 में, कर्मेंद्रिय की शिक्षा, ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा और पढ़ने लिखने की व गणित की शिक्षा। ओके, तो अब हम फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, कर्मेंद्रियों की शिक्षा। तो मारिया मॉन्टेसरी जो हैं ये बोलते हैं, इनका कहना है कि स्कूल में 3 से 7 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको सबसे पहले शिक्षा देनी चाहिए, किसकी? कर्मेंद्रियों की शिक्षा देनी चाहिए। ओके, और विद्यालय के छात्र जो होते हैं वो स्वावलंबित होते हैं। ओके, वे अपने कार्य स्वयं करते हैं। जो छात्र होते हैं वो अपने कार्य कैसे करते हैं? स्वयं करते हैं। और छात्रों को अपना शरीर अपना साफ रखना, कपड़े साफ रखना या कपड़े बनाना, भोजन करना या परोसना सिखाते हैं इसमें। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आता है? कपड़े साफ कैसे रखें, अपने शरीर को कैसे साफ रखें, या भोजन कैसे पकाएं या उसको कैसे परोसें। ऐसे काम करने से क्या होता है? छात्र जो है तृप्ति का अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करते हैं? तृप्ति का अनुभव करते हैं। ओके, और क्या होता है इसमें? और उनको अपनी कर्मेंद्रियां जो होती हैं उनको प्रशिक्षित करने का भी अवसर मिलता है, जो छात्र होते हैं उनको। ठीक है, और इसमें क्या है कि छात्रों को शरीर का संतुलन करना माना जाता है। ठीक है, उन्हें डेली रूटीन का काम करना भी आ जाता है। तो कर्मेंद्रियों की शिक्षा के अंतर्गत आपका यही आता है कि इसमें 3 से 7 साल के बच्चे होते हैं, उनको कर्मेंद्रिय की शिक्षा दी जाती है। इसमें बच्चों को बताया जाता है कि साफ़ सफाई कैसे करो, कैसे खाना परोसो, यही सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और इससे क्या होता है? उनकी कर्मेंद्रियों को प्रशिक्षित करने का अवसर मिलता है। ओके, तो ये क्या था? ये हमने पढ़ा कर्मेंद्रिय की शिक्षा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे, हमारा सेकंड पॉइंट है इसी के अंदर, जो भाग है ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा। ठीक है, तो ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा के अंतर्गत मॉन्टेसरी ने क्या बताया? इन्होंने बताया कि अगर हम छात्र को कोई शिक्षा दे रहे हैं, ये ज्ञानेंद्रिय की जो शिक्षा है वो किस चीज़ के माध्यम से देनी चाहिए? उपकरण में सामग्री या कोई चीज़ दिखाकर इस तरीके से ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा देनी चाहिए। और इन्होंने बोला कि हम अगर प्रयोग कर रहे हैं एक समय में केवल एक ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग करो। ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा के अंतर्गत है कि सिर्फ एक ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग करो। ठीक है, तो इसी कारण अपने तंत्र में मॉन्टेसरी ने जो उपकरण बनाए थे वे एक समय में केवल एक ज्ञानेंद्रिय को प्रभावित करते थे। अब किस तरीके से करते थे? देखो, अब जैसे उन्हें अगर कोई बच्चा है उसको रंगों की पहचान करानी है तो वो क्या करेगा? वो अलग अलग तरह के कलर दिखाएगा बच्चों को। ठीक है, उनको बोलेगा कि ये येलो कलर है, या जैसे लाइक वो दिखा दिया, बनाना दिखा दिया और बोला कि देखो ये येलो कलर का बनाना होता है, तो उसने रंगों की पहचान करवाई। ठीक है, और रंगों की पहचान कराने में कौन सी ज्ञानेंद्रिय हमारी यूज़ हुई? हमारी आइज़, आँखें, क्योंकि आँखों से तो देख के हम बता रहे हैं कि हमारी ये कौन सी कलर है। तो उन्होंने किस चीज़ का फिर विकास किया? हमारी आँखों वाली ज्ञानेंद्रिय का। ऐसे ही इन्होंने इस तरीके से जो हमारी दूसरी ज्ञानेंद्रिय, जैसे नोज़ है हमारी, तो नोज़ की ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा दी। इसका विकास किस तरीके से किया? जैसे उन्होंने क्या करा? पुष्प लिया, फूल लिया, उसको बच्चे को सूंघाया, फिर उसके आँख पर पट्टी बांध दी। ठीक है, और फिर किसी वस्तु को सूंघाया। तो सूंघने वाली जो क्रिया है ये नाक के थ्रू हो रही, तो ये हमारी एक ज्ञानेंद्रिय हो गई। तो उन्होंने सिर्फ एक समय में एक ज्ञानेंद्रिय को की शिक्षा दी और एक उपकरण के साथ। ठीक है, तो यही था आपका मॉन्टेसरी का कि एक समय में केवल एक ज्ञानेंद्रिय का इन्होंने प्रयोग किया और उपकरण के माध्यम से। ओके, ऐसी टेस्ट का, चखने का जो होता है, अलग अलग स्वाद का ज्ञान दिया जाता है। जैसे खट्टी मीठी चीज़ का टेस्ट कराना बच्चे को, खट्टी चीज़ दी और उसको बताया कि खट्टी है, मीठी चीज़ दी उसको बताया कि ये मीठी चीज़ है।
तो इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ का ज्ञान दिया। तो ये आपका किसके अंतर्गत आता है? ये आपका आता है ज्ञानेंद्रियों के अंदर। ठीक है, अब हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है पढ़ने लिखने व शिक्षा का सिद्धांत, जो भाग है इसका। ओके, तो इसमें क्या होता है आपका पढ़ने लिखने से तात्पर्य क्या था इनका? मांटेसरी के जो अनुसार था पढ़ने लिखने की शिक्षा, इसमें इन्होंने क्या किया कि ज्ञानेंद्रियों के कई अभ्यास करने के लिए, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं इनका अभ्यास करने के लिए ब्लॉग पढ़ना या फिर लिखना या फिर उसका अंकन करना सरलता से हो जाता है। ठीक है, अब कैसे होता है? अब ज्ञानेंद्रिय के प्रशिक्षण से रीडिंग, राइटिंग, डाटा के उपयोग, ये सब चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, और मांटेसरी ने ये भी बताया अपनी कार्य प्रणाली में कि जो लिखना है वो सबसे पहले आता है। ओके, कार्य प्रणाली में जो लिखना होता है, हम किसी चीज़ को लिखते हैं, वो सबसे पहले आता है। ओके, और इनके अनुसार जो रीडिंग के लिए उच्चारण की आवश्यकता होती है। मतलब रीडिंग, अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? उच्चारण ही तो चाहिए होगा। बोलेंगे तभी तो रीडिंग करेंगे, उच्चारण करेंगे किसी चीज़ का। तो ये इस तरीके से होता है। और अक्षर के विकास के लिए बहुत सारी क्रियाएं की आवश्यकता होती है, जैसे कलम पकड़ने का अभ्यास करना, अक्षर के स्वरूप को दर्ज करना, अक्षर का उच्चारण करना। तो ये सभी किसके अंतर्गत आता है? पढ़ने और लिखने के अंतर्गत। ओके, तो आपका लिखने से मतलब तो ये है कि सबसे पहले लिखना आना चाहिए, और फिर क्या है, और उच्चारण के लिए क्या होना चाहिए? रीडिंग के लिए, पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? उच्चारण की आवश्यकता पड़ती है। ओके, तो ये हैं आपके खेल विधि द्वारा सिद्धांत, जो मांटेसरी की शिक्षा पद्धति के द्वारा कितने भाग थे? 3 भाग थे। कर्मेंद्रियों की 3 भाग थे, कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रिय की, और पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। ओके, तो यहाँ आपका जो ये मांटेसरी है ये यहाँ पर आपका ख़त्म होता है। अब हमारा इसके अंतर्गत दूसरी हेडिंग आती है हमारी, दूसरे विचारक हैं हमारे फ्रॉबेल। ठीक है, हम फ्रॉबेल के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, हमारी हेडिंग आती है फ्रॉबेल। ठीक है, तो हमारी हेडिंग क्या है? फ्रॉबेल। ओके, तो सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है आपका फ्रॉबेल के अंदर, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता फ्रॉबेल हैं। ठीक है, कि ये जो फ्रॉबेल थे ये कौन थे? तो ये किंडरगार्टन जो प्रणाली है उसके जन्मदाता थे। कौन? फ्रॉबेल। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग है कि इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 21 अप्रैल 1782 ईस्वी में हुआ था। मतलब कि 21 अप्रैल 1782 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है इसमें कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 21 जून 1852, मतलब 1852। ओके, तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट तो आपका यही क्वेश्चन आ जाता है कि किंडरगार्टन मतलब किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, रूसो, फ्रॉबेल, जॉन डीवी, प्लूटो, महात्मा गांधी, कोई भी दे देंगे, तो उसमें आपका आंसर होगा फ्रॉबेल। ठीक है, मोस्टली जन्म ही पूछा जाता है, मृत्यु नहीं पूछी जाती, बट 1% पूछी जाए तो आप इसको नोट कर लेना। ओके, आगे आपका आता है इसमें नेक आगे आता है फ्रॉबेल में कि फ्रॉबेल क्या बोलते हैं शिक्षा के बारे में। तो ये बोलते हैं कि शिक्षक का काम बच्चों को मार्गदर्शन देना है। क्या बोलते हैं फ्रॉबेल? कि शिक्षक, एक जो टीचर होता है उसका काम क्या होता है? बच्चे का मार्गदर्शन करना। ठीक है, या मार्गदर्शन देना। ओके, उन्हें सीखने के लिए सही माहौल देना होता है। फ्रॉबेल का मानना है कि एक शिक्षक का काम है कि बच्चे को मार्गदर्शन दो और उनको सीखने के लिए एक सही, एक अच्छा, पॉजिटिव जो माहौल है, ऐसा हमें माहौल देना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट है आपका इसमें हेडिंग, फ्रॉबेल में आते हैं अब इसके उद्देश्य, कि जो फ्रॉबेल है इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा आता है फर्स्ट, तो इसमें हमारा फर्स्ट आता है उद्देश्य के अंतर्गत, उद्देश्य में हमारा फर्स्ट पॉइंट है हमारा
शरीर व आत्मा को बंधन से मुक्त करना। फ्रॉबेल बोलते हैं कि शरीर और आत्मा को बंधन से मुक्त कर दो, ये इनका उद्देश्य है। ठीक है। सेकंड उद्देश्य में आता है इनका दैवीय नियम अनुसार बालक का सर्वांगीण विकास करना चाहिए। इन्होंने बोला कि दैवीय जो नियम होते हैं उसके अनुसार बालक का क्या करना चाहिए, सर्वांगीण विकास। ओके। अब आपका इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, उद्देश्य में आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों को लगातार नई चीज़ें सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इन्होंने बोला है फ्रॉबेल ने अपने उद्देश्य में, शिक्षा के उद्देश्य में, कि बच्चे को लगातार हमेशा कंटिन्यू मतलब नई नई चीज़ों को सीखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करो। ये नहीं कि एक नई चीज़ सिखाई और वहाँ स्टॉप कर दिया, नो, लगातार उसको नई नई चीज़ सिखाओ। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है आपका बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए। इनका मानना है यही कि बच्चे को स्वतंत्रता दो। ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 5, व्यक्ति को ऐसा बनाना है कि वे ईश्वर में उपस्थित सबकी एकता पहचान लें। इनका मानना यह है कि व्यक्ति को हमें ऐसा बना देना है, इंसान को हमें ऐसा बना देना है कि वह ईश्वर में उपस्थित सबकी एकता को पहचान ले। ओके। तो इसी तरीके के इनके 5 उद्देश्य हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। और भी है, मैं ओरली आपको जैसे बता देती हूँ कि इनका उद्देश्य ये भी है कि बच्चे का शारीरिक बौद्धिक विकास करना, शारीरिक मतलब फिज़िकल विकास भी करना चाहिए, और बच्चों के चरित्र का विकास करना चाहिए। ओके। अच्छा चरित्र का विकास करना चाहिए, और जो बच्चे होते हैं उसको प्रकृति और वातावरण से जोड़ना चाहिए। तो बहुत सारे तरीके के इसके हैं, और उद्देश्य मेन जो थे मैंने आपको बता दिए। ठीक है। अब आगे इसमें आप नोट करके लिखोगे, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। तो इसमें आपका है कि 1839 में किंडरगार्टन विद्यालय खोला, कि जो ये आपके फ्रॉबेल हैं इन्होंने सन 1839 में एक विद्यालय खोला था, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा था, किंडरगार्टन विद्यालय। ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि फ्रॉबेल ने कौन सा विद्यालय खोला था, किंडरगार्टन विद्यालय खोला था, और कौन से सन में खोला था, 1839 में। ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। ओके। नेक्स्ट इसमें आपका पॉइंट आता है, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्ज़ाम में आ जाता है कि जो किंडरगार्टन है वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो वो आपका जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है। आगे आता है इसमें, यह 2 शब्द से मिलकर बना है। जो आपका किंडरगार्टन है, ये 2 शब्द से मिलकर बना है। वो 2 शब्द कौन कौन से हैं, किंडर प्लस गार्डन। ठीक है। किंडर और गार्डन। तो यहाँ जो आपका किंडर होता है, इसका मीनिंग क्या होता है आपका, इसका मीनिंग होता है बालक। ठीक है। जो किंडर होता है उसका मीनिंग क्या होता है, बालक। और जो गार्डन होता है इसका मीनिंग क्या होता है आपका, बगीचा। क्या होता है, बगीचा। तो हम इसमें कह सकते हैं कि इस प्रकार किंडरगार्टन का अर्थ हुआ बालकों का बगीचा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, लिख लेना। ये क्वेश्चन आ जाता है सुपर टेट, यूपी टेट, ठीक है, सी टेट में, कि किंडरगार्टन का अर्थ क्या है, तो इसका मीनिंग है बालकों का बगीचा। ठीक है। और ये जो किंडरगार्टन है कौन से शब्द से बना है, ये बना है आपका जर्मन भाषा। कौन से भाषा का शब्द है ये, जर्मन भाषा का। ओके। नेक्स्ट अब आपका इसमें आता है आपका इनके सिद्धांत। ठीक है। तो हमारा ये आते हैं सिद्धांत, इनके किसके आते हैं, हमारे किंडरगार्टन के या फ्रॉबेल के अनुसार जो सिद्धांत हैं वो आ जाते हैं आपके। तो इसमें आपका
किंडरगार्टन प्रणाली के सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट, हमारे कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो इसमें है एकता का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, समाजीकरण का सिद्धांत, खेल शिक्षा का सिद्धांत और स्वयं क्रिया का सिद्धांत। ठीक है, ये इसके 6 सिद्धांत हैं जिसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा इसमें एकता का सिद्धांत। ठीक है, क्या आता है हमारा एकता का सिद्धांत। एकता के सिद्धांत के अंतर्गत जो आपके फ्रॉबेल हैं ये बोलते हैं कि जो किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली है ना, ये इसका जो सिद्धांत है, इनमें से एक सिद्धांत ये भी है आपका एकता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है आपका कि दुनिया की सभी चीज़ें में क्या होती है, एकता होती है, कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें क्या होती है, एकता होती है। ओके, तो जर्मन के जो शिक्षा शास्त्री फ्रॉबेल थे, उन्होंने क्या किया, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, तो उनका मानना ये था इसमें कि तब सभी चीज़ों में एकता होती है, तो शिक्षा का मकसद क्या होगा, तो शिक्षा का मकसद होगा कि लोगों को इस एकता को समझना सिखाना चाहिए। ठीक है, तो फ्रॉबेल यही बोलते हैं कि शिक्षा का मकसद उनका ऐसा था, फ्रॉबेल की, कि लोगों को इस एकता को समझना और सिखाना चाहिए। ठीक है, लोगों को इस एकता के बारे में। क्यों, क्योंकि जो दुनिया की सभी चीज़ें वो तो एकता से बनी हुई हैं, या एकता है सभी चीज़ों के अंदर, इसलिए उनको ये सिखाना और समझाना चाहिए। ओके, तो ये आता है आपका एकता के सिद्धांत के अंतर्गत। अब हमारा इसमें नेक्स्ट आता है हमारा विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो विकास के सिद्धांत में क्या बोलते हैं फ्रॉबेल, तो आपका जो विकास का सिद्धांत है इसमें क्या बोलते हैं आपके किंडरगार्टन, ये बोलते हैं कि विकास और वृद्धि के शारीरिक सिद्धांतों पर आधारित है, कि जो आपकी किंडरगार्टन जो शिक्षा प्रणाली है वो किस चीज़ पर आधारित है। इन्होंने बोला कि वो विकास पर और वृद्धि के जो शारीरिक सिद्धांत होते हैं उन पर क्या होती है, आधारित होती है। ठीक है, और जो ये विकास सिद्धांत होता है, इस विधि का मकसद क्या होता है, या किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली का इसमें क्या मकसद होता है, तो इनका मकसद होता है कि बच्चों को सहयोगात्मक माहौल में उनकी अपनी गति से सही गतिविधि के ज़रिए संतुलित शिक्षा देना। ये इनका मकसद है कि बच्चे को सहयोगात्मक माहौल में ऐसा माहौल बनाएं जो सहयोगात्मक हो, और उनकी अपनी गतिविधि से या गति से सही गतिविधि के ज़रिए, मतलब उनकी जो अपनी खुद की गतिविधियाँ होंगी उनके ज़रिए उनको शिक्षा कैसी दें, संतुलित और सार्थक और समृद्ध शिक्षा देनी चाहिए। ओके, तो ये है आपका विकास का सिद्धांत। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट आता है इसमें, नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता का सिद्धांत। किंडरगार्टन प्रणाली में क्या आता है, स्वतंत्रता का सिद्धांत। इसमें क्या बोलते हैं फ्रॉबेल का कहना है इसमें स्वतंत्रता के सिद्धांत में कि बच्चे को आज़ादी से काम करने देना चाहिए। ठीक है, कि बच्चे को आज़ादी से काम करने दो, उसको कोई रोक टोक ना करो, उनके विकास में कोई भी हस्तक्षेप या कोई बाधा ना डालो। अगर बाधा डालेंगे, इनका मानना ये था कि अगर बच्चों के हम विकास में बाधा डालेंगे, या हम अगर वो कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें बाधा डालेंगे तो विकास जो है वो रुक जाता है। इसलिए बच्चों के विकास में हस्तक्षेप या बाधा नहीं डालनी चाहिए। ओके, तो स्वतंत्रता का सिद्धांत से तात्पर्य आपका यही है कि उनके विकास में हस्तक्षेप ना करो, बाधा ना डालो, अगर डाली तो उनका विकास रुक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका समाजीकरण का सिद्धांत। तो जो आपके फ्रॉबेल हैं वो क्या बोलते हैं कि किंडरगार्टन में क्या होता है, सामाजिक का सिद्धांत से तात्पर्य क्या है कि किंडरगार्टन में सामाजिक विकास पर भी जोर दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चों को सामाजिक और जो भावनात्मक कौशल जो होते हैं ये सिखाए जाते हैं।
ओके। और बच्चे को सामाजिक व्यवहार जैसे शिष्टाचार, सामूहिक गतिविधि में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। ओके। अब उनको सामूहिक गतिविधि में कैसे भाग दिला रहे हैं, जैसे कि बच्चे को पढ़ना, गणित, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान जैसे विषयों की बुनियादी जानकारी सिखाई जाती है। ओके। खेल, गायन, इन सारे गतिविधियों के ज़रिए भी उनको सिखाया जाता है कि खिलाने ले गए, गायन कराया तो उसके द्वारा भी उनको सिखाया। ठीक है। तो ये हो गया आपका समाजीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका खेल का सिद्धांत, खेल शिक्षा का सिद्धांत। किंडरगार्टन प्रणाली में जो खेल का सिद्धांत है उसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है कि बच्चे को खेल के ज़रिए जो होता है ना वो सबसे अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। ऐसा किसका मानना है, ऐसा फ्रॉबेल का मानना है कि ये बोलते हैं, किंडरगार्टन में ये बोलते हैं कि बच्चे को खेलने के लिए कई तरह की सामग्री दी जाती है ये तो फैक्ट की दी जाती है, जिन्हें गिफ्ट कहा जाता है। ठीक है। इसमें गेंद भी हो सकती है, लकड़ी का बल्ला भी हो सकता है, या प्राकृतिक वस्तु, ये सभी शामिल होती हैं। और आपका खेल विधि के द्वारा क्या होता है, इससे बच्चों को क्या होता है, बाहरी शिक्षा दी जाती है, जैसे प्रकृति की सैर भी कराई जाती है और बागवानी कराई जाती है। तो फ्रॉबेल का मानना यही था इसमें कि बच्चे को प्रभावी ढंग से सीखने के लिए जगह और रोशनी की ज़रूरत होती है। ठीक है। और खेलने, ये बोलते हैं कि बच्चे को खेलने के साथ साथ भाषा सीखने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। ओके। कि ताकि वो शब्दों को पढ़ना सीखें और उसका अर्थ समझ सकें। इनका मानना ये भी है कि बच्चे को अगर हम खिलाते हैं या खेल खेल में सिखाते हैं तो इससे क्या होता है, बच्चे जो हैं आपस में एक दूसरे बच्चे से बात करते हैं, और तब वो बात करते हैं तो उनकी अभिव्यक्ति का भी विकास होता है। ओके। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है इसमें स्वयं क्रिया का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, स्वयं क्रिया के सिद्धांत में कि जो फ्रॉबेल हैं उनकी मान्यता थी, या फिर वो ऐसे मानते थे कि बालकों की जो आंतरिक शक्तियाँ होती हैं उनके विकास के लिए जो है क्रियाशीलता अत्यंत आवश्यक होती है। ये किसने बोला, फ्रॉबेल ने। किसमें, स्वयं क्रिया के सिद्धांत में, कि बच्चे की आंतरिक शक्ति का विकास करने के लिए क्रियाशीलता जो है वो बहुत आवश्यक है। ठीक है। तो इस सिद्धांत का अर्थ उन्होंने ये बताया था, स्वयं क्रिया, उन्होंने अर्थ बताया था कि स्वयं सक्रिय होकर कार्य करने से है। कि जो ये सिद्धांत है इसका जो अर्थ है, मतलब है उसका यही है कि स्वयं सक्रिय होकर कार्य करना। स्वयं क्रिया का सिद्धांत का मतलब है स्वयं सक्रिय होकर, कि खुद सक्रिय होकर कार्य करो। ओके। तो ये आपका था किंडरगार्टन। ओके, समझ आया? जिसको नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में लिखना। और यहाँ होती है आपकी क्लास ख़त्म ये। ठीक है। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और जो हमारे विचारक रह गए हैं एक दो, उनके बारे में पढ़ेंगे, जो सुपर टेट के लिए, सी टेट और यूपी टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करे। थैंक यू।